हेलो फ्रेंड्स, कक्षा नवमी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 का नाम है यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। यूक्लिड एक गणितज्ञ है जो यूनान देश का था। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव बनता है यूक्लिड किस देश का निवासी था। तो आप लोगों को याद रखना है कि यूक्लिड एक यूनान देश का निवासी था। इसी के साथ इसके दो गणितज्ञ और हैं यूनान देश के, थेल्स, और थेल्स का एक शिष्य था पाइथागोरस। तो ये दोनों भी यूनान देश के निवासी हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। और इसमें जो मुख्य चीजें हैं पहले हम इसे देख लेते हैं। अध्याय 5 का ये मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटा अध्याय है, तो इसी में सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें आप पेज नंबर 107 निकालेंगे तो वहां पर देखेंगे यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित दिया हुआ है और यूक्लिड की अभिधारणाएं दी हुई हैं। तो इन्हें सबसे पहले आप कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, जिसमें से कम 3 अभिधारणाएं पेपर में पूछता है, या तो फिर 5 नंबर में पूरी 5 परिभाषाएं पूछ लेगा। तो आप लोगों को यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं याद करना है, जिसमें से 5वीं अभिधारणा बहुत बड़ी है, तो इसे मैं शॉर्ट करके लिखाऊंगा, उसे ही आप लोगों को याद करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट शुरू करने से पहले आप लोगों को लिखना है ये महान गणितज्ञ थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड तीनों ही यूनान देश के निवासी थे। इसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं, जो अभी मैंने पेज नंबर बताया, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा दिया है। तो सबसे पहले हम पहली अभिधारणा देखते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये यूक्लिड की पहली अभिधारणा है। तो अब हम इसको चित्र से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने 2 बिंदु ले लिए हैं, ए और एक बी, ऐसे 2 बिंदु ले लिए हैं। तो अब हम देखेंगे एक बिंदु ए से अन्य बिंदु बी तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो हम इसको यहाँ से मिलाकर देखेंगे तो एक सीधी रेखा में आ जाएगा। तो इस तरह से स्केल में मिलाकर देखेंगे तो एक सीधी रेखा में ये दोनों बिंदु खींचे जा सकते हैं। तो अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर की अभिधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे एक शांत रेखा खींच के देखते हैं। शांत रेखा का मतलब ऐसे दोनों ओर तीर रहेंगे, तो उसका हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। तो इसका चित्र देखते हैं। इस टाइप से एक शांत रेखा रहेगी। यहाँ पे यहाँ दोनों ओर तीर है, मतलब एक शांत रेखा है। इसको हम इस तरफ में भी आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और इस तरफ में भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो अब सेकेंड वाला देखते हैं। अगला जो है तीसरे नंबर का अभिधारणा है। यहाँ पे किसी को केंद्र मानकर, मान के चलो हमने यहाँ पर कहीं पर भी एक केंद्र ले लिए, यहाँ कहीं पर एक केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, मान के चलो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिज्या ले लिए, ये हमारी हो गई त्रिज्या। तो और ये हो गया हमारा केंद्र। तो किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम प्रकार रख के यहाँ से एक वृत्त बना लेंगे, तो एक वृत्त बनाया जा सकता है। तो केंद्र में प्रकार रख के यहाँ तक फैलाएंगे और फिर इसको घुमाकर एक हम वृत्त बना सकते हैं। तो इसकी तीसरी अभिधारणा हो गई। चौथी अभिधारणा देखते हैं। चौथी अभिधारणा दिया है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखेंगे हमने यहाँ उदाहरण में 4 समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, छोटे बड़े हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का। जितने भी समकोण हम बनाएंगे सभी 90 अंश के ही बनेंगे। इसका मतलब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब 5वीं अभिधारणा मेन है। बुक में देखेंगे यहाँ पे अभिधारणा 5 जो दिया हुआ है पेज नंबर 107 में। तो ये बहुत बड़ी अभिधारणा है, तो मैं इसे शॉर्ट करके लिखा रहा हूँ। 5वीं अभिधारणा देखेंगे यहाँ पर, यदि हम 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। देखेंगे हमने यहाँ पर 2 समांतर रेखा लिए हैं, एक समांतर रेखा L है और एक समांतर रेखा M है। इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है P। तो इसी टाइप से हमने लिखे हैं 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इसके अंतर के कोण होंगे अंदर के, तो ये अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये दोनों कोणों को हम जोड़ के देखेंगे तो 180 अंश का होगा, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो हमने इसी टाइप से लिखे हैं। अब इसको और दूसरे तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यदि ये 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश हो रहा है, तो ये दोनों रेखाएं
समांतर होंगी। ये भी दूसरे टाइप से आप याद कर सकते हैं। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। या तो फिर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप लिख लें, कोई भी, ये ऊपर वाली ज्यादातर सरल है तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। इसके आगे आप तीसरा नंबर डालकर लिखेंगे यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित। यूक्लिड ने अभिग्रहित भी दिया हुआ है। अधिकतर अभिधारणाएं पूछा जाता है लेकिन अभिग्रहित भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो अभिग्रहित है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं तो वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 पेन लिया है, ये दोनों पेन भी ये दोनों बराबर हैं सेम, तो मतलब यदि ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। एक वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होंगी। इसी टाइप से सेकंड वाली अभिधारणा है, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। जब 2 बराबर संख्या लेंगे हम दोनों को जोड़ेंगे तो जो पूर्ण भाग होगा वो भी बराबर होगा। तो इस टाइप से आप लोगों को याद करना है। तीसरे नंबर की परिभाषा है, यदि 2 बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तब भी शेषफल बराबर होगा। तो यदि जोड़ें तभी भी बराबर होगा और घटाएंगे तब भी बराबर होगा। चौथी अभिग्रहित है यहाँ पे चौथे नंबर की, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि कोई वस्तुएं एक संपाती हों, अब संपाती का मतलब मान के चलो हमने यहाँ पर एक बिंदु ए लिए, एक बिंदु बी लिए और बीच में बिंदु सी ले लिए, तो ए से लेके सी तक की दूरी बराबर है और बी से लेके सी तक की दूरी बराबर है। तो जो सी बिंदु होगा यहाँ दोनों के लिए संपाती होगा, मतलब दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है। तो बिंदु जो सी है एक ए से लेकर बी और बी से भी लेकर दोनों के लिए संपाती होगा, दोनों के लिए बराबर होगा। तो इसका मतलब दोनों संपाती है। अब यहाँ पर देखते हैं 5वें नंबर की जो अभिग्रहित है उसमें लिखा हुआ है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो हमारे पास एक वृत्त है या एक रोटी है, ये इस टाइप से समझते हैं, ये इसका पूर्ण भाग है। तो यदि हम इसका एक भाग अलग कर देते हैं, तो मान के चलो हमने ये वाला भाग अलग कर दिए, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये इसका एक भाग है और ये वाला पूर्ण है। तो देखेंगे ये जो पूर्ण है ये अपने भाग से बड़ा ही होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो अभिग्रहित है, एक ही वस्तुएं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दिया एक ही वस्तुओं के दुगने, कोई भी वस्तु को हम यदि दोगुना कर देंगे तो आपस में बराबर होगा। इसी टाइप से एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो हमने 2 वृत्त लिए हैं, एक वृत्त ले लिए, इसका हम दोगुना कर देते हैं तो उतने ही बड़ा का एक और वृत्त ले लिए। एक ही वस्तु का दोगुना दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस टाइप से दिया हुआ है। इसी के आगे दिया हुआ है एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होंगे। तो उसी टाइप से यदि हम एक वृत्त लेते हैं तो ये पूर्ण है इसका, यदि हम इसको आधा 2 भाग में डिवाइड कर दें तो इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग आधे आधे दोनों भाग भी बराबर होंगे। तो ये वही कह रहा है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप इतने ही पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। पहला नंबर ये हो गया किस देश के निवासी हैं पूछेगा। दूसरे नंबर में लिखेंगे 5 अभिधारणाएं और तीसरे नंबर में लिखेंगे 5 यानी इसके अभिग्रहित। तो अभिग्रहित 7 हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 5.1। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है सत्य असत्य, यहाँ पे दिया हुआ है और यदि सत्य असत्य तो अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान के चलो हमने यहाँ पर एक तरफ करते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, अब यहाँ पर बोल रहा है इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो मान के चलो हमने यहाँ से एक रेखा खींचे तो ये एक रेखा हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ से भी हम एक रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर अनेक रेखा खींच सकते हैं।
एक रेखा नहीं, यहाँ पे हम अनेक रेखा खींच सकते हैं। और यहाँ प्रश्न में बोला है कि केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, जबकि हम एक बिंदु से होकर अनेक रेखा खींच सकते हैं। तो ये तो एक असत्य हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आप लिख लेंगे असत्य। अब क्यों असत्य है? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखा खींची जा सकती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखा खींची जा सकती है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों को, तो इसे याद करना है। सेकंड देखते हैं। अब जो सेकंड नंबर दिया है उसमें दिया है 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। तो अब हम 2 बिंदु लेते हैं, एक तरफ करेंगे। मान के चलो हमने एक बिंदु ए लिए और एक बिंदु बी लिए हैं। तो अब हम यहाँ बोल रहे हैं असंख्य रेखा, यानी कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच के देखते हैं। तो मान के चलो दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है, एक रेखा तो हमने खींच लिए। अब हम दूसरी रेखा खींच के देखते हैं ए से। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो ए से तो होकर जा रही है, लेकिन बी में नहीं टच हो रही है। सेकंड देखते हैं, यहाँ बी से होकर खींचते हैं तो देखेंगे यहाँ से भी बी में तो टच हो रही है, लेकिन ए में टच नहीं हो रही है। इसी टाइप से अब हम अनेक रेखा भी खींच के देखेंगे, तब भी ये एक ही बिंदु में टच होगी, दूसरी बिंदु में टच नहीं होगी। तो देखेंगे 2 भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, बाकी सारे दोनों बिंदुओं को टच नहीं करेंगी। तो यहाँ पर जो लिखा है असंख्य होती है, तो ये तो गलत हो गया, जबकि केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे असत्य, क्योंकि 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में हमें दिया है एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो सही है। यहाँ पर हम एक शांत रेखा खींच के देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने एक शांत रेखा खींचे हैं, यहाँ ये हो गई शांत रेखा। तो इसके दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसको इधर से भी जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरफ में भी जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला तो सत्य हो गया कि हम दोनों ओर आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चौथे नंबर का सत्यासत्य दिया है, यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर यदि कोई भी त्रिज्या का एक यदि हम वृत्त बना लें, तो दोनों वृत्त यदि हम बराबर बनाएंगे तो उसकी दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी। मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर का होगा। यदि दोनों वृत्त बराबर हैं तो दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी। तो ये तो सत्य हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे सत्य। 5वां नंबर का दिया है हमें ए बी के बराबर में पी क्यू दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो रेखाखंड है और ये रेखाखंड दोनों आपस में बराबर हैं। और आगे दिया है पी क्यू और एक्स वाई भी दोनों बराबर है, मतलब ये पी क्यू और ये एक्स वाई ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो हमें बताना है कि क्या ए बी और एक्स वाई भी बराबर होंगे। तो जब हमें पता है ए बी और पी क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं, पी क्यू और एक्स वाई ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो लास्ट वाले भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। सत्य है ये भी कि लास्ट वाले दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमें प्रत्येक की परिभाषा देना है। क्या कुछ ऐसे पद हैं जिन्होंने परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो कुल मिला के इसमें इनकी परिभाषा देना है और चित्र से हमको समझाना है। तो यहाँ पे 5 परिभाषा दी हुई है, तो पांचों 5 नंबर में आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा की परिभाषा होती है ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। मान चलो हम 2 समांतर रेखा ले रहे हैं एल और एम। यदि हम दोनों को इस तरफ आगे बढ़ाते जाएंगे या इस तरफ आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब ये एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा बोलेंगे। इसका आप चित्र बनाकर इस टाइप से दर्शा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है लंब रेखाएं। तो लंब रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसी 2 रेखाएं, मान लो हमने एल और एम 2 रेखा ले लिए, दोनों देखेंगे समकोण यानी कि 90 अंश पे प्रतिच्छेद कर रही दोनों रेखाएं, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। मान के चलो यहाँ पर हमने एक रेखा खींची है, यहाँ पर देखेंगे बिंदु ए और बिंदु बी दिया हुआ है। तो ये रेखा का वह भाग है जिसके 2 अंत बिंदु हैं। तो ये अंत बिंदुओं को बोलेंगे, यहाँ बीच की रेखा है इसको बोलेंगे रेखाखंड। तो वह रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उन्हें रेखाखंड बोलेंगे। या तो फिर इसकी एक और परिभाषा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी।
यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए हुए हैं ए और बी। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसी को हम रेखाखंड बोल सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक परिभाषा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। मान के चलो हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पर बीच में हमने एक केंद्र ले लिए वृत्त के केंद्र से, तो ये हमने वृत्त का केंद्र ले लिए। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु, ये वृत्त की ये हो गई परिधि, परिधि में हमने एक बिंदु ले लिए। बीच की दूरी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम दोनों को मिला लेते हैं। ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। तो ये त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें वर्ग। अब वर्ग की क्या परिभाषा होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखेंगे यहाँ पे यदि हम 4 सेंटीमीटर का वर्ग बनाए हैं तो ये भी 4, ये भी 4, सारी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। और इसमें देखेंगे कि सभी कोण समकोण भी होंगे, मतलब सभी कोण यहाँ पे चारों कोण 90-90 अंश के होंगे। तो बस हमें एक चीज याद रखना है कि चारों भुजा बराबर होंगी और चारों कोण 90 अंश के होंगे। अब जो तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमें बताना है दो भिन्न बिंदु लेना है ए और बी, और इनके बीच में हमें तीसरा बिंदु सी ऐसे लेना है जो ए और बी के बीच में स्थित होना चाहिए। तो अब हम इसी को प्रश्न में करके देखेंगे और फिर इनमें बताना कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणा अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले वाले में देखेंगे सबसे पहले हमने एक बिंदु ए और एक बिंदु बी ले लिए हैं, इसको हम पहले मिला लेते हैं। अब देखेंगे हमने मिला लिए हैं तो अब यहाँ बीचों बीच में एक बिंदु ले रहे हैं हम सी। तो देखेंगे बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु ले लिए हमने सी। तो तीनों बिंदु देखेंगे एक ही रेखा में है, एक ही सीध में है। तो ऐसी बिंदुओं को हम बोलते हैं संरेखी बिंदु। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये संरेखी बिंदु कहलाते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में दिया है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ पे 3 बिंदु लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 बिंदु लेकर देखते हैं, कहीं पर भी हम ऐसे 3 बिंदु ले रहे हैं जो एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए। तो हम मान के चलो हमने एक बिंदु ए, बी और सी ऐसे 3 बिंदु लिए हैं। अब हम तीनों को मिला देते हैं। यहाँ हमने तीनों बिंदुओं को मिला दिए हैं। देखेंगे यहाँ पे ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर नहीं है, एक बिंदु अलग है। तो बाकी 2 बिंदुओं तो एक रेखा पर मिलेगी, तीसरा वाला बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है। तो ऐसे बिंदुओं को बोलते हैं असंरेखी। अब देखेंगे जो दोनों चित्र हैं वो यूक्लिड की अभिग्रहित का अनुसरण नहीं करते हैं या अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है, ऐसा हम लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में नहीं आता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 2 क्वेश्चन आईएमपी है, ये अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें आप आईएमपी लगा लें। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया हुआ है यदि 2 बिंदु ए और बी, इसके बीच में एक बिंदु सी दिया हुआ है, तो यहाँ और इसमें ए सी और बी सी दोनों बराबर है। ये इतना चीज हमें दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम इसमें दिया है में लिखेंगे। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो हम ये सिद्ध करना है में लिखेंगे ए सी के बराबर में 1/2 ए बी। ये हमें सिद्ध करना है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो जैसा प्रश्न में दिया है हम यहाँ पर दिया है करके लिखेंगे कि 2 बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी है तथा ए सी बराबर बी सी। ये हमें प्रश्न में पहली वाली लाइन में इतना हमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। देखेंगे प्रश्न में हमें यहाँ पर दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो ये हम सिद्ध करना है में लिखेंगे ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये हम सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उपपत्ति, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हमें यहाँ पर पहले हम यहाँ चित्र बना लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे हमें 2 बिंदु दिया हुआ था ए और बी, तो हमने यहाँ एक रेखा खींच ली है। लास्ट में ए और बी 2 बिंदु दे दिए हैं। यहाँ बोल रहा है इसके बीच में एक बिंदु सी है, तो यहाँ बीचों बीच में हमें एक बिंदु सी ले रहे हैं। अब हमें दिया हुआ है ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखेंगे ए सी और ये बी सी ये दोनों आपस में बराबर हैं बोल रहा है।
तो हम इसी से लेकर सवाल को हल करना चालू करेंगे। AC बराबर BC, ये हमें प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इस तरफ में बट्टे में 2 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में AC जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, यानी इस तरफ में भी AC जोड़ना है और इस तरफ में भी AC जोड़ना है, दोनों पक्षों में हमें AC जोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरफ में भी AC जोड़ देंगे, इस तरफ में पहले से AC लिखा हुआ है, बराबर यहाँ पर भी AC हम जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर पहले से BC लिखा हुआ है। तो दोनों पक्षों में देखेंगे AC एक एक बार लिखा हुआ था यहाँ पर, BC यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने दोनों तरफ AC जोड़ दिए हैं। यहाँ देखेंगे एक AC और एक AC मिलके यहाँ हो जाएगा 2 AC, बराबर इस तरफ में देखेंगे AC और BC को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे इतना पार्ट है AC का और इतना पार्ट है BC का। जब हम ये खंड और ये खंड, दोनों खंडों को यदि हम जोड़ेंगे तो एक बड़ा खंड मिलेगा, यहाँ से इसको भूल जाएंगे। यहाँ देखेंगे ये छोटा खंड और ये छोटा खंड, दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक बड़ा रेखाखंड मिलेगा जिसका नाम होगा AB। तो हम ये 2 खंडों को जोड़ रहे हैं, यहाँ AC और BC दोनों को जोड़ रहे हैं, तो एक बड़ा रेखाखंड मिलेगा हमें जिसका नाम होगा AB। तो यहाँ AC और BC को जोड़ दिए हमने, तो यहाँ लिख देंगे हम AB। यहाँ कोष्टक में दिखा देंगे हम AC धन BC दोनों का योग हो गया यहाँ पर AB, ऐसे बाजू में कोष्टक में लिख देंगे। तो हमने AC और BC की जगह लिख दी है AB। अब यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों साथ में मतलब गुणा में है, तो 2 इसके भाग में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर 1/2, ये भाग में चले जाएगा 2 और इस तरफ में रह जाएगा AB। तो देखेंगे यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें यहाँ जो प्रश्न नंबर 4 में जो हमने चित्र बनाए हुए हैं उसी में हमने देखे हैं जो C बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, जो हमने इसमें अभी चित्र बनाकर देखे हैं। तो सेम प्रश्न नंबर 4 के आगे का है, मतलब ये वाला सवाल, जो C है AB का मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो कोई भी एक रेखाखंड खींचेंगे तो उसका केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए, हमें अब दिया है, मैं यहाँ तक लिखेंगे और फिर ये सिद्ध करना है, हमें ये लिखेंगे। तो प्रश्न पढ़ के हम यहाँ पर सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं कि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रश्न की पहली लाइन में दिया हुआ है। फिर आगे पढ़ेंगे, सिद्ध करना है में लिखेंगे कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम सिद्ध करना में लिखेंगे। इसके बाद उत्पत्ति करेंगे, तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं जो सेम प्रश्न नंबर 4 में दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने एक रेखाखंड ले लिए A और B, इसके बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं C। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे बोले हैं, हमें दिया है कि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और हमें सिद्ध करना है कि केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो अब हम इसका उल्टा लेकर चलते हैं कि माना इसका एक और मध्य बिंदु है D, हम इसको एक और बिंदु लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें एक और बिंदु दिया हुआ है D। हमें लिख लेते हैं माना AB के 2 मध्य बिंदु हैं C और D। हम ऐसा उल्टा विपरीत मान के चलते हैं, जैसा प्रश्न में दिया है उसका उल्टा मान लेते हैं कि माना AB जो रेखाखंड है उसके 2 मध्य बिंदु हैं C और D, ये दोनों इसके मध्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि जो C है AB का मध्य बिंदु है। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि C AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम छोटा सा चित्र बना के देख लेते हैं, ये AB रेखाखंड हो गया और ये इसका बिंदु हो गया C। तब यहाँ पर देखेंगे AC और BC ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम AC बराबर BC, ये AC और ये BC दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें भी AC और BC, देखेंगे ये AC और ये BC ये दोनों होंगे पूरी बड़ी वाली रेखाखंड AB का आधा होगा। तो यहाँ पर हम और लिख लेते हैं बराबर 1/2 AB। यहाँ पर देखेंगे ये जो AC और BC है, ये AC और ये BC ये पूरा ये बड़ा वाला रेखाखंड के दोनों आधे आधे हैं। तो हम लिख लेंगे 1/2 AB, यानी पूरा AB का ये दोनों आधे हैं। हम इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब हम दूसरा वाला लेते हैं जो हमने एक और बिंदु लिए हैं D। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, अब हम फिर से ले रहे हैं कि मान लिया हमने D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो इसमें फिर से उसी टाइप से करेंगे, यहाँ पर हम 2 बिंदु ले रहे हैं A B और बीच में ले लेते हैं हम इस बार D, जैसे चित्र में लिए हैं उसी टाइप से हमने दोबारा ले लिए। यहाँ पर अब हमने लिए हैं D, तो यहाँ पे भी इसी टाइप से होगा
AD बराबर BD, ये AD और ये BD दोनों आपस में बराबर होंगे। और देखेंगे जो AD और BD ये दोनों आधे आधे होंगे पूरी बड़ी वाली रेखाखंड के, यानी कि 1/2 AB, ये पूरे AB के दोनों आधे आधे होंगे। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना करेंगे। यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में और समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में ये दोनों बराबर हैं। जब राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि राइट सब बराबर है तो लेफ्ट के ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि AC बराबर AD हो जाएगा। अब इसको हम चित्र में देखेंगे कि AC जो है और ये AD जो है आपस में दोनों बराबर हैं। AC की दूरी और AD की दूरी ये दोनों सेम है। जब AC और AD दोनों बराबर हो गए तो C बिंदु जो है D बिंदु में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो C और D दोनों तो बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः C व D परस्पर संपाती है। संपाती का मतलब कि एक ही बिंदु है, अलग अलग बिंदु नहीं है जो हमने माने थे कि AB के 2 मध्य बिंदु हैं C और D। तो ये हमारी धारणा गलत हो गई, जबकि हमारा सिद्ध आ रहा है कि C और D परस्पर संपाती, यानी कि दोनों एक ही बिंदु हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है हमें लिखे थे, अब हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो इस टाइप से आप लिख देंगे वहाँ पर कि रेखाखंड का अतः रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6, इसमें हमें दिया हुआ है कि AC और BD ये बराबर हमें पहले से दिया हुआ है, और सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। ये सिद्ध करना है हमें लिखना है, और ये दिया है हमें लिखना है। दिया है में हमें एक चित्र भी दिया हुआ है, तो इसे भी आप बना लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने दिया है में लिख लिए हैं जैसा प्रश्न में दिया हुआ था AC बराबर BD, ये हमें पहले से दिया हुआ था। सिद्ध करना है हमें ये भी दिया हुआ है AB बराबर CD, तो ये सिद्ध करना है हमें लिख लेंगे। और हमें चित्र भी दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर उत्पत्ति में हमने चित्र बना लिए। तो जो हमें जो दिया हुआ है उसी से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें AC बराबर BD हमें पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे हम AC बराबर BD, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये आया है AC और ये आया है BD। यहाँ पर देखेंगे इतना जो पार्ट आ रहा है AC हो गया और ये वाला पार्ट आ गया BD का। देखेंगे बीच में ये वाला भाग बच रहा है, या फिर दोनों जगह ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, यानी कि BC वाला भाग दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो हम दोनों पक्षों में BC को घटा देते हैं। तो यहाँ से हम दोनों पक्षों से BC को निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ हम कोष्टक में लिख देंगे दोनों पक्षों से BC घटाने पर, तो दोनों तरफ हम BC घटा देंगे। तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है AC, इसमें से भी हम BC घटा रहे हैं, बराबर इस तरफ में पहले से लिखा हुआ है BD, यहाँ से भी हम BC घटा रहे हैं। दोनों तरफ हम BC घटा देंगे, तो इस तरफ से भी BC घटाए हैं, इस तरफ में से भी BC घटाए हैं। तो अब हम रफ में हल करके देखेंगे। यहाँ देखेंगे पूरे AC में से हम BC को घटा दे रहे हैं। तो इसको हम रफ में करके देखते हैं। जैसे ये पूरे AC में से ये BC हम घटा रहे हैं, ये पूरे AC में से ये वाला भाग हम घटा रहे हैं, मान के चलो ये वाला भाग हमने घटा दिए। तो यहाँ पर देखेंगे बचेगा AB। तो इसी टाइप से हम यहाँ लिखेंगे AC में से हम BC घटा दिए, तो यहाँ बचा हमारे पास AB। सेम उसी टाइप से राइट हैंड साइड में देखेंगे BD में से BC को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है पूरा BD, पूरे BD में से हम BC निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक रेखा ये खींच ली हमने, ये हो गया B, यहाँ पर हो गया C और ये हो गया D। ये पूरे BD में से ये BC हमने घटा दिए। यहाँ पर देखेंगे बचेगा CD, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CD। तो यहाँ पर हम उसी टाइप से लिख लेंगे AC में से BC यदि हम घटा देंगे तो वहाँ बचेगा AB। तो यहाँ पर रख दी AB, और BD में से BC घटाना है, ये BD में से जब हमने BC घटाए हैं तो यहाँ बचेगा CD। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CD। देखेंगे यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ पे 3 लाइन में ये आ चुका है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। ये 5वां अभिग्रहित लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 5वीं अभिग्रहित देखते हैं।
पेज नंबर 107 में देखते हैं, ये अभिग्रहित लिखा हुआ है। तो ये 5वें नंबर की अभिग्रहित है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये अभी हमने अभिग्रहित लिखते टाइम भी पढ़े हैं। तो मान के चलो हमने यहाँ पर एक पूरा भाग, एक पूरी रोटी लिए हैं, तो ये इसका पूर्ण भाग होगा। अब इसका हमने एक भाग काट के अलग कर दिए, तो देखेंगे ये जो पूर्ण भाग है ये अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये तो हमेशा के लिए सत्य ही होगा। और आप पेज नंबर 392 में सबसे पीछे जो आंसर दिए हुए हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया हुआ है। इतना ही आंसर लिखना है हमें। तो ये आप बुक से पीछे देखकर इसको लिख सकते हैं। विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप पीछे से देखकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 5.2 देखते हैं। 5.2 में देखेंगे यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो जो पहला वाला प्रश्न है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को आप किस तरह लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो आइए देखते हैं। तो जो शुरू में जो मैंने या इसमें अभिधारणा लिखवाया है, तो जो उसमें 5वें नंबर की अभिधारणा मैंने सरल करके लिखवाया है। तो यही वाली अभिधारणा आप प्रश्नावली में लिख लेंगे कि यदि 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 5वीं अभिधारणा को सरल करके हम इस रूप में लिख सकते हैं, या तो फिर ये वाली अभिधारणा इसी के अथवे में ये भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक आप लोगों को याद करना है और ये चित्र बनाना है। तो प्रश्न नंबर 1 में आप इतना लिख लेंगे, या इसको लिखेंगे या तो फिर इसको कोई भी एक परिभाषा लिखेंगे और ये चित्र बना लेंगे। अब जो सेकंड वाला पूछा है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसे देखते हैं। तो फर्स्ट वाला के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया। अब जो सेकंड वाला इसमें लिखोगे, हाँ इसमें समांतर रेखा के अस्तित्व का निर्धारण होता है, क्योंकि फिर यहाँ पे वही परिभाषा आएगी, यदि 2 रेखा L व M को एक रेखा P प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करे तथा उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश हो, तो दोनों रेखा L समांतर M समांतर होंगी। तो यहाँ पर जैसा हमने परिभाषा लिखे उसी टाइप से यहाँ पर दर्शा देंगे। 2 रेखा यहाँ पर बना लेंगे हम। एक रेखा लिए हमने L और एक रेखा लिए M। इसको एक तिर्यक रेखा यहाँ पर देखेंगे P प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे इसके अंतः कोण अंश होगा, अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं समांतर होंगी, तो ये L समांतर M होगा। तो इस टाइप से सेकंड का आंसर आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये अध्याय के मैंने लगभग सभी क्वेश्चन हल कराया है और सारे IMP भी दिया है। तो इसका मैं PDF भी इसमें अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप उसे भी देख लें। यहाँ पर मैंने जो कुछ यदि छूट गए होंगे खाली स्थान, उन्हें भी पहले आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये PDF में यदि आप लोगों को चाहिए तो मुझे WhatsApp में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।